ओके, आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस करने वाले हैं, बट रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी का, उसको पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब मैं यूनियन ऑफ सेट्स करा रहा था तो उसमें एक प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो मैंने स्किप किया हुआ था क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का भी यूज़ होता है इसीलिए। और चूंकि मैंने नेक्स्ट डे उस क्लास के बाद वाले क्लास में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कराया था तो मेरे दिमाग से वो निकल गया। मैंने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वाला तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कराया है, बट यूनियन ऑफ सेट्स वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं कराया है। तो सबसे पहले उसको मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ और उसके बाद फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसके बारे में। फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और यहाँ पे क्या ये लॉ हमें बताता है, साफ साफ क्लियरली ये बताता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और यहां पे हमें क्या बताता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ये मैंने आपको बताया था, इसको वेन डायग्राम से मैंने दिखाया भी था, यहां भी दिखा देता हूं। और अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन एज वेल, ठीक है। वही चीज मैंने अभी तक नहीं बताया है। चलिए पहले इसको मैं थोड़ा सा फिर से आपको वेन डायग्राम से दिखा देता हूं। इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 वेन डायग्राम लेंगे। 2 क्यों भाई, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ये हमारा सेट E है, सेम ये भी सेट E है। E क्या है, E एक ऐसा सेट है जो कि किसी भी कंसर्न सिचुएशन में जितने भी नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं या जितने सेट्स लेते हैं वो सारे के सारे सेट्स इस E के सबसेट्स होते हैं। सो E इज टिपिकली अ यूनिवर्सल सेट फॉर अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, फॉर ए सर्टेन सिचुएशन। यहां पे जो हमारे पास कंसर्न सेट्स हैं वो है A, B और C। सो इस केस के लिए ये A, B और C ये तीनों के तीनों सेट्स E के सबसेट्स होंगे, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम इसी तरह बनाते हैं, A, B और C, A, B और C, A, B, C, A, B, C। क्या बताया जा रहा है यहां पे, सबसे पहले इसको देखते हैं, B यूनियन C। B यूनियन C का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आइदर B में हैं और C में है। मतलब B यूनियन C का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा का पूरा हो गया B यूनियन C। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि A के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। A ये है, अब A के साथ जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम तो हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। B यूनियन C है, इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। क्या ये शेडेड पोर्शन हमें मिलेगा, ये यही तो मिलेगा ना, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन क्या हो गया हमारा, A इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहां भी देख लेते हैं, अगर यहां भी यही शेडेड पोर्शन आया दैट मीन्स ये सही है। चलिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स, उसी तरह ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी के सारे कॉमन एलिमेंट्स, ये वाला हो जाएगा ये पूरा। अब कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लें आप, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो क्लियरली इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से साफ साफ हमें पता चल रहा है, ये चीज मैंने आपको दिखाया था। अब चलिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन ऑफ सेट्स का, वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, और यही हमारा अभी का मेन पर्पस है, उसको दिखाना, क्योंकि वही मैंने स्किप किया हुआ है अभी तक। चलिए ये जो लॉजिक वाले टॉपिक्स होते हैं ना, ये आसान नहीं होते, इसको बताना भी आसान नहीं होता है कभी भी। सो अगेन फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। और आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहां हमें इंटरसेक्शन का भी काम है, इसीलिए मैंने वहां पे स्किप कर दिया था और उसके बाद ध्यान से उतर गया ये। चलिए कोई नहीं, अब इसको वेन डायग्राम से भी मैं दिखा देता हूं आपको। ई का वही मीनिंग है, ए बी और सी वही सब कुछ है, ए बी सी। सबसे पहले इधर वाले को देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये होगा। अब ए के साथ इसका यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए के साथ जब यूनियन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन, ए और ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जा रहा है। मतलब ये और ये क्या बना रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं कि क्या यहां भी यही सिचुएशन हो रहा है। चलिए भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये सारा का सारा पोर्शन, ये ए और बी के सारे एलिमेंट्स, यूनियन का यही मतलब होता है। फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ए और सी के सारे एलिमेंट्स। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी का इस पूरे का ए यूनियन सी के साथ, यानी कि इस पूरे के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा इंटरसेक्शन, हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, कोई आइडिया, किसी के पास कोई आइडिया। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया, ए यूनियन सी ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। अब इस पूरे का इंटरसेक्शन इस पूरे के साथ हमें लेना है, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, इंटरसेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, कुछ यहां से पता चल रहा है हमें कि कुछ मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, एनीथिंग। अब यहां तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहां पे
कि हाँ एकदम क्लियर है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमें मिलेगा। बट यहाँ पे हमें पता तो नहीं चल रहा है ना, अभी तक हमने किया ए यूनियन बी, ये ध्यान से देखिए थोड़ा, ए यूनियन बी यानी कि ये पूरा का पूरा ए में और बी में जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ए यूनियन सी, ए और सी में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए। अब इन सबका इंटरसेक्शन करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है, मतलब इस पूरे का ए और बी के सारे एलिमेंट्स और ए और सी के सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो हमारे लिए कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए ए तो दोनों में है, ए तो दोनों में है, तो ए तो पूरा का पूरा हमारा कॉमन आ जाएगा। ए क्या होगा, पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए इसमें भी है ए उसमें भी है। दैट मीन्स ए तो हमारा कॉमन है और हमें कॉमन एलिमेंट्स लेना है, याद रखिए। तो ए तो पूरे का पूरा आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा कॉमन एलिमेंट्स में, बी और सी का इंटरसेक्शन, क्योंकि ए और सी का भी इंटरसेक्शन है। तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन नहीं है इंक्लूड। ये जो पोर्शन है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये जो शेड किया हुआ है मैंने, ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। ये पूरा का पूरा, ये जो ब्लू ब्लैक है यानी कि साफ साफ दिख रहा है, ये और ये मिल के बनाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नहीं बनाएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा समझिए इसको, अब इसका वेन डायग्राम समझना थोड़ा सा दिक्कत वाला मतलब हो जाता है। ये ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए। ए यूनियन सी, ए और सी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में, ए तो कॉमन है दोनों में, तो ए तो पूरा का पूरा आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स लेना है, ए कॉमन है भाई दोनों में, ए पूरा का पूरा आ जाएगा। अब बी और सी कॉमन नहीं है दोनों में, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, तो बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो सारा का सारा इंक्लूड हो गया। तो यहाँ भी यही चीज, यहाँ भी यही चीज, इसका मतलब ये बराबर ये, ठीक है। So union distributes over intersection. This is called the distributive law for union of sets. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। ए कॉमन है दोनों में, ध्यान दीजिए, ए दोनों में कॉमन है और बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हम लोग ले लेंगे तो हमारा काम खत्म हो गया, इसीलिए हमने ये चीज ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से तो साफ साफ है, यहां पे देखिए ए के साथ इसका यूनियन लेना है। अब बी इंटरसेक्शन सी तो साफ साफ है, क्लियर है कि बी इंटरसेक्शन सी भाई हमारा यही पोर्शन होगा, ये वाला, और इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, मतलब ए और बी इंटरसेक्शन सी में जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए। इसीलिए यहां तो क्लियर है, यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे समझने में थोड़ा सा पेंच है, तो उसको उससे दूर करिए कि ए भाई कॉमन है दोनों में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करते हैं। इसको आप चाहें तो एल्जेब्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए, इस तरफ कि ये पूरा क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और ब्रैकेट x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब इधर प्रूफ करिए कि क्या इसी तरह का कुछ आता है, और वहां भी आपको ये देखना होगा कि ए भाई कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, वहां भी ये चीज आपको देखना होगा। तो ये आपको एज अ होमवर्क देता हूं कि इसको एल्जेब्रिकली कोशिश करिए प्रूफ करने की। अगर नहीं आप प्रूफ कर पाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अब रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स,
तो सबसे पहले उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को जानेंगे और उसके बाद हम रिलेशंस करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल डू फंक्शंस। ऑब्वियसली फंक्शंस हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, फंक्शंस थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद फंक्शंस हम लोग करेंगे जब कैलकुलस को शुरू करेंगे। चलिए, फंक्शंस आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फंक्शंस इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन रिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है। फंक्शंस, सबसे पहले आपको जानना होगा ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स भाई क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका कोई 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। अब एक टेबल बनाता हूं मैं, x और इधर y रखता हूं, ठीक है। x2 y3 x4 y5 x7 y8 x9 y3 ऐसे करके मैं रखता हूं। अब x और y आपको जैसा कि पता है, आपने जैसा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में देखा है कि 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के पोजीशन को एक्यूरेटली बताता है, ठीक है। अगर आपको मैं रैंडमली कह दूं कि भाई x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3, ये किस पॉइंट को दर्शाएगा? ये एक पेयर है, इसको मैं पेयर में ले रहा हूं, मतलब आपको दो दो का पेयर लेना है। x इज इक्वल टू 2 ले लिया, x इज इक्वल टू 3 ले लिया। हमेशा पेयर्स को हम लोग इस तरह के ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 ले लिया और यहां भी x इज इक्वल टू 2 ले लिया। ये दोनों x के ही वैल्यू है, मान लीजिए इस तरह करके x और x और x इसी तरह से लेना है। y को अभी भूल जाइए, x और x को लेना है। अगर इस तरह से रैंडमली मैं आपको कहूं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन को एक्यूरेटली दिखाइए आप, तो यहां से आप चुनेंगे 2 और 2, 4 और 4, या 2 और 4, 2 और 4, ये सारे x और x है, सिर्फ x और x, यहां पे x, यहां भी x। आपको दिखाना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे पॉइंट को दिखाइए जिसका x कोऑर्डिनेट हो 2 और y कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है। आपको मैं ये कह दूं, आप आसानी से दिखा देंगे, लेकिन आपको y कोऑर्डिनेट में नहीं बताऊं, मैं आपको सिर्फ डेटा दूं कि आपके पास x के ये 2 वैल्यू हैं, 2 और 2। आप मुझे किसी पोजीशन को, किसी पॉइंट के पोजीशन को एक्यूरेटली दिखाइए। क्या आप दिखा पाएंगे? चलिए, x2 यहां पे है, 2 और 2 है, x भी 2 फिर x2। ये पॉइंट यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि 2 से होके गुजरे, उस लाइन पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है। तो आपने एक्यूरेटली उस पॉइंट को तो नहीं फाइंड आउट किया, नहीं किया ना। लेकिन अगर आपको मैं 4 और 4 दूं, यहां भी x है, यहां भी आप क्या फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली किसी पॉइंट को? नहीं कर सकते हैं। वही बात यहां भी होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल और उस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये 4 और 4। सिर्फ आपको ये पता है कि x 4 है और फिर x 4, इसका कोई मीनिंग बनता है कि x 4 और x 4। अब यहां पे x 2 है और x 4 है, इसका क्या मतलब होता है? क्या कोई पॉइंट यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा? एक ही पॉइंट यहां भी और यहां भी तो नहीं हो सकता है ना।
क्योंकि आपको मैंने कहा कि किसी एक पॉइंट को एक्यूरेटली आप दर्शाइए, दिखाइए। क्या आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को यूज करके किसी एक पॉइंट को दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते हैं। क्या आप दो x कोऑर्डिनेट को यूज करके, अगर इस तरह से पेयर में मैं आपको दूं लेकिन दोनों x कोऑर्डिनेट ही दूं, तो क्या तब भी आप किसी पॉइंट को एक्यूरेटली, किसी पॉइंट के पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा मैं ऑर्डर्ड वे में लिखूं। ऑर्डर्ड वे में मतलब कि इस तरह से कि एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करिए जो अब इस तरह के पेयर में है, एक फर्स्ट x देन y, और आपको दूं कि एक पॉइंट फाइंड करिए 2 और 4, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 हो और y कोऑर्डिनेट 4 हो। तो आप फाइंड कर लेंगे x कोऑर्डिनेट 2 हो, x कोऑर्डिनेट 2 हो और y कोऑर्डिनेट कितना हो? 4 हो। 2 और 4। अब इस पॉइंट को आप एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उसी तरह कोई पॉइंट आपको दूं कि x 7 है और y 8 है, इसको फाइंड आउट करिए। x 7 और y यहां पे मान लीजिए 8 है, तो ये कहां पे पॉइंट होगा? यहां पे। ये कौन सा पॉइंट होगा? 7 और 8। अब ऑरिजिन से इस पॉइंट का भी आप पोजीशन फाइंड कर लीजिए एक्यूरेटली, इस पॉइंट का भी एक्यूरेटली पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक x और y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर में हमें लिखना पड़ता है, तभी जाके हम x को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन को किसी 2 डायमेंशनल स्पेस में एक्यूरेटली दिखा सकते हैं। और यही लागू होता है 3 डायमेंशनल स्पेस पे भी, लेकिन वहां पे 3 पॉइंट्स को हम दिखाते हैं, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स में। तो चलिए, तो आपने देखा कि जब ऑर्डर्ड पेयर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं x और y, तो वो हमें क्या दिखा रहा है? इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर में है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जहां की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलके किसी पॉइंट के एक्यूरेट पोजीशन को दिखा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। इसीलिए मैथ्स में ऑर्डर्ड पेयर्स का इतना महत्व होता है। ठीक है, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या किस तरह से लिखते हैं? इस तरह के ब्रैकेट में, इस तरह के ब्रैकेट के अंदर। और हम पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि पेयर का मतलब 2 होता है, याद रखिए। तो 2 ऑब्जेक्ट्स को, 2 एलिमेंट्स को रखते हैं, लेकिन दोनों एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने जान लिया कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है। एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना, और मैथ्स में वो ऑर्डर हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर, एक यहां पे होता है और एक यहां पे, इस तरह से लिखते हैं। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये एक पेयर है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये पेयर है। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑर्डर्ड पेयर का यूज होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट्स, ये क्या होता है भाई? The Cartesian product of any, नॉर्मली जो दोनों सेट्स की मैं बात करूंगा वो नन एम्प्टी होता है, लेकिन अगर एम्प्टी हो जाए तो उस केस में क्या होगा ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेट्स A
and B is represented by A cross B and it is a set which includes all the possible pair of the elements of A and B। अब यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा कैच है, ठीक है। डेफिनेशन समझिए पहले। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स A एंड B इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज याद रखिए, अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसको आप B क्रॉस A भी दिखा सकते हैं। जब आप कार्टेशियन, इसका अभी मैं मतलब समझा रहा हूं, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहां पे A क्रॉस B लिखा, मैंने कहा कि B क्रॉस A भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन B क्रॉस A हम कहेंगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ B एंड A। ये ऑर्डर है, A और B हमने कहा तो A पहले B बाद में, B और A कहा तो B पहले A बाद में, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। चलिए, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स A and B is represented by A cross B and it is a set, it is a set मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है विच इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। अब यहां पे एक छोटा सा कैच है आपके लिए, वो क्या है? The first element of each pair must be from A and the second element of that pair is from B। जब आप A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, A पहले B बाद में, यानी कि A क्रॉस B, तो जो पेयर्स बनेंगे उन सारे के सारे पेयर्स में पहला जो एलिमेंट आप लेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया X और Y, X पहला Y दूसरा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो नाम है ऑर्डर, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहला जो होगा वो सेट A से लेंगे और दूसरा जो एलिमेंट है, मान लीजिए X हमारा A में है तो X पहले होगा, Y B में है तो Y बाद में होगा। इसको मैं अभी डिफाइन भी कर रहा हूं मैथमेटिकली। A क्रॉस B इज इक्वल टू X Y सच दैट कोई इस तरह के बार से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या दो गो इस तरह का कोलन दे दीजिएगा, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सच दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू X Y सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डेफिनेशन। देखिए ब्लू पे नहीं है, मुझे लगा कि ये ब्लैक है, चलिए कोई नहीं, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब ये सब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, और मैथ्स में जैसा कि मैंने हमेशा कहा है लॉजिकल चैप्टर समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, टफ होता है।
और इसीलिए ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है आपको लॉजिकल चैप्टर्स में, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ वेन डायग्राम से आपको बता सकूँ, सब कुछ। इसीलिए लॉजिकल चैप्टर्स जो होते हैं ना मैथ्स में, वो हमेशा टफ होते हैं। आप हायर स्टडीज़ में जब जाएंगे ना, मास्टर्स वगैरह करने, ग्रेजुएशन करने, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर मैथ्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, लॉजिकल टाइप के मैथमेटिक्स है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट प्लस लॉजिकल। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने पहले आपको बताया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत डिटेल चर्चा हो जाएगी उसके बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल मैथमेटिक्स आपको हमेशा हायर स्टडीज़ में आपको मिलेगा और ये हमेशा टफ होता है। चलिए, तो समझ लिया आपने, आगे बढ़ें। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। थोड़ा कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि ए कोई सेट है 1 2 4 और बी एक सेट है 3 5 2 3 5 2। तो कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं? अब ऑर्डर्ड पेयर्स, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ये डेफिनेशन है। तो क्या हो जाएगा? एक्स ए में क्या है 1, बी में क्या है 3, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर 1 5, तीसरा पेयर 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 3 2 5 2 2 और एक और हो जाएगा 4 3 4 5 और 4 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। और ब्रैकेट क्लोज, हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट का मतलब है सेट है, ये सेट है और ये सारे के सारे इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स पेयर में हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में हैं, और ये डेफिनेटली ऑर्डर्ड पेयर में है। क्यों ऑर्डर्ड पेयर में है भाई? एक ए से लिया तो दूसरा बी से लिया, सारे के सारे पेयर्स में। सो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अगर वही मैं बी क्रॉस ए बनाना चाहूं तो क्या होगा भाई? 3 1, इसी को उल्टा कर दीजिए सब में, 5 1 2 1 3 2 5 2 2 2 3 4 5 4 और 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नाउ सबसे पहले two ordered pairs are equal if their first elements are equal and their corresponding second elements are also equal। ध्यान से लिख लीजिए इसको, two ordered pairs are equal if and only if their corresponding first elements are equal and second elements are also equal to one another, to
वन अनदर। ठीक है, इसको थोड़ा इसी के नीचे, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी इफ एंड ओनली इफ x is equal to a and y is equal to b। दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी बराबर होंगे जब उनके फर्स्ट एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो और उनके सेकेंड एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो। ये नहीं कि पहला वाला जो पहला एलिमेंट दूसरे के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, यानी कि अगर x इज इक्वल टू बी है तब नहीं होगा। x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग लगाया है। ठीक है, कि दोनों के पहले एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और दोनों के दूसरे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। दैट्स इट। इफ दैट होल्ड्स द टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A, यहां पे 1 3 है, यहां पे 3 1 है, तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर ही गलत, मतलब अनइक्वल हो गया। ये भी और सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो A क्रॉस B और B क्रॉस A के हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। तो आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि कभी भी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, सो A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। इसको भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हो गया। चलिए अब याद रखिए कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो सपोज करिए कि A और B दो सेट्स हैं और हमने उन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया A क्रॉस B। अगर A या B में से कोई भी एक अगर नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका एम्प्टी ही होगा। दैट इज, वो भी एक एम्प्टी सेट ही होगा। लिख लीजिए इसको भी। चलिए चलिए if either of the sets A or B is an empty set, then A cross B is also empty. ठीक है, एक और प्रॉपर्टी, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया, एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए। इफ ईदर ऑफ A और B is an infinite set, then A cross B is equal to also an infinite set. Infinite set मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर infinitely many एलिमेंट्स होंगे। तो A क्रॉस B के अंदर इस सिचुएशन में इतने सारे पेयर्स होंगे जो कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पेयर्स। चलिए ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में
बात। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि कितने सारे पेयर पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। चलिए भाई, नंबर ऑफ, चलिए डायरेक्ट मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं। लेट ए इज इक्वल टू, ए एक सेट है याद रखिएगा, let the number of elements in the set A is equal to NA। NA से रिप्रेजेंट करते हैं और NA बराबर मान लेते हैं कि हमारे पास है M। N है, इसको M और N से मत दिखाइए, इसको P और Q से दिखाइए, स्मॉल p स्मॉल q से। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज P एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B which we can represent by NB is equal to Q, then the number of एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N A क्रॉस B से, ये कितना हो जाएगा आपका P इंटू Q। नहीं होगा? अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ए और बी में कुछ एलिमेंट्स लिए थे, आप देख लीजिए वहां से काउंट करके, ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में भी 3 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हुए? 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स। उसी तरह बी क्रॉस ए में भी उस केस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। चलिए, तो ये हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात। एक ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, और ये याद रखिएगा अलग है, इसका इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी का, अगर कोई कहे कि आप किसी सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए ए के साथ, तो क्या करेंगे आप? चलिए, इसके बारे में बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आगे जितने भी प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस के इसी चीज से रिलेटेड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इट्स सेल्फ। अब देखिए, नॉर्मली आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दो सेट्स के बीच में देख रहे हैं, ए और बी के बीच में। हो सकता है तीसरा सेट हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी हो सकता है, लेकिन उस केस में वो ट्रिपलेट हो जाएगा। अभी मैं ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आपको सेट में ज्यादातर चीज पेयर में ही करना होता है, ठीक है, नॉर्मली दो सेट्स के बीच में। और जब ये आप समझ जाते हैं तो आप कुछ भी समझ जाएंगे, ठीक है। 3 सेट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि सारे के सारे नियम वैसे ही हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आपने दो नंबर्स के बीच का डिवीजन समझ लिया, आपने डिवीजन का प्रोसेस समझ लिया, देन यू कैन अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ डिवीजन, है कि नहीं। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का नियम समझ लिया तो आप 2 नंबर के बीच में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 नंबर के बीच में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 नंबर रहेगा तो उन चारों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन चारों को मल्टीप्लाई करके भी आप एक प्रोडक्ट मंगा लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। चलिए,
the Cartesian product of a set A by itself is also called is नहीं, इसके बारे में मुझे आपको बाद में बताना चाहिए, अभी नहीं, इसको रहने दीजिए आप अभी। ठीक है, इसको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ये रिलेशन जब मैं बताऊंगा उस समय आपको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इस चीज़ को समझना, अभी नहीं। अब चलिए ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बात करना चाहिए अभी, क्योंकि ऑर्डर ट्रिपलेट्स में इसी एक काम है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। चलिए कर लेते हैं। कार्टेशियन, मैंने सोचा था कि रिलेशन में बताऊंगा, लेकिन यहीं समझ लीजिए इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए बाय इटसेल्फ इज ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो आपको पता है क्लियरली ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, x for all x belongs to A। अब ये भी एक तरह का पेयर होगा, कहीं कहीं काम में आएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले 2 डायमेंशनल जियोमेट्री में, जब मैं किसी पॉइंट के पोजीशन को लोकेट कर रहा था, वहां पे मुझे आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बताना था, तो मैंने इसी को एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऐसा नहीं है कि ये पेयर कहीं पे काम में नहीं आएगा। अब कार्टेशियन, चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो सेट्स जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, जितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं। तो यहां पे बस कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है यहां पे। अब ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी यहां के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसको हम लोग सेल्फ पेयरिंग कहते हैं। सेल्फ पेयरिंग मतलब 1 1 2 2 3 3। सो दीज आर सेल्फ पेयरिंग्स। कहीं कहीं इस तरह के पेयर्स भी काम में आते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी सेट ए को उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालते हैं तो ये चीज हमें मिलता है। ऑफ कोर्स आपका इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है भाई, एक काम करिए, इसको y कर लीजिए, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a। अब ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स तो दूसरा हो सकता है ना, एक x और एक y, ऐसा एलिमेंट्स हो सकता है। चलिए भाई, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ए क्रॉस ए को करेंगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इसी का इसी के साथ? 1 1 1 2 बन सकता है, 2 1 2 2 ये भी हो सकता है ना भाई। तो देख लीजिए, ए क्रॉस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 4 हैं। तो जब x x लिखा था तो x x हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है, ये भी तो रहेगा 1 2 यानी कि x y। लेकिन यहां पे कैच है कि x और y दोनों ही a में बिलोंग करेंगे। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट बाय इटसेल्फ। चलिए इसको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स पे, और वहां पे आपको इसका सब कुछ समझ में आएगा इसके बारे में।
कि क्यों, ये मैंने आपको अभी बताया है। तो याद रखिएगा किसी सेट्स का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देन, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब मैंने एग्जांपल दिया था वो 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के एक्यूरेट पोजीशन को निकालने के लिए, तो वहां पे मैंने कहा था कि अगर x और x मैं आपको कह दूं, पॉइंट दे दूं, इस ऑर्डर में पॉइंट को दे दूं, तो आप किसी भी पॉइंट को एक्यूरेटली नहीं, उसके पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो पेयर्स है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही होता है कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये भी एक ऑर्डर में है जिसको सेल्फ पेयरिंग कहते हैं, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए वहां पे दिया था कि उस केस में जब तक इसका ऑर्डर इस तरह का ना हो तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को आप एक्यूरेटली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप समझिएगा, वहां पे मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज बताया था कि उस जगह पे ऑर्डर्ड पेयर्स इसको कहा जाएगा, इसको नहीं। लेकिन यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 हो सकता है कि ये कहीं और यूज हो सके, जो कि होता है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता था। तो वहां के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स ये था, ये नहीं था। बट यहां पे A क्रॉस A के अंदर ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसा कि मैंने कहा, मतलब ही होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसको आपको ऑर्डर्ड पेयर ही मानना होगा। किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा ये, लेकिन है तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ध्यान रहे इस बात का। चलिए if A is a set, then A cross A cross A is equal to A B C for all A B C belongs to the set A। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये एक, या जो ABC है ये एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। अब जैसा कि मैंने कहा था, जब 3 एलिमेंट्स होंगे तो वहां पे 3 एलिमेंट्स का पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, उसको एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में लिखा जा रहा है। ट्रिपलेट का मतलब 3। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको ABC को, इन दिस केस ABC is called an ordered triplet। वहां पे आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, वहां पे 2 का पेयर था, यहां पे एक ट्रिपलेट है, ठीक है, एक ट्रिपलेट है, यानी कि 3 एलिमेंट्स का पेयर। तो जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को डिफाइन करते हैं वो इस तरह से, ऑर्डर्ड, अभी मैं एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा, ट्रिपलेट। An ordered triplet is a collection of 3 elements in a particular sequence or order। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है? 3 एलिमेंट्स के कलेक्शन होते हैं। अब यहां से कैसे आप समझ सकते हैं 3 एलिमेंट का
कलेक्शन। मान लीजिए कि आपके पास ए कोई एलिमेंट है 1, 2 और 3, ठीक है। इसलिए ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए बराबर क्या हो सकता है? आपका क्या क्या हो सकता है? वन वन वन, क्या ये एक हो सकता है? 1 1 2, फिर से इस तरह से और भी एलिमेंट्स होंगे, इस तरह से और भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि 1 2 1 1 और भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि वहां पे क्या था, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ दो सेट्स कर रहे थे हम, तो वहां पे दो के पेयर्स बन रहे थे। अब यहाँ पे 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, तो 3 सेट्स का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 3 एलिमेंट्स का पेयर बनेगा। अब पेयर का मतलब 2 होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बार बार आपको 3 एलिमेंट्स का पेयर कह रहा हूँ, मतलब 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर बनेगा, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो 3 एलिमेंट्स का यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है, वहाँ पे 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर बनता था, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर बन रहा है। और ए बी सी बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है? मतलब ये तीनों एलिमेंट्स ए में बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए है, इसीलिए आप देख सकते हैं। अब याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, अगर किसी सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अगर n है, तो a क्रॉस a में n⁻³ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो यहां पे 3 एलिमेंट है, तो 3 का पावर 3 27 यानी कि 27 ऑर्डर ट्रिपलेट्स इसमें हो सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट रहता है 1 और 2 सिर्फ, तो आपके पास कितना हो जाता? 2⁻³ यानी कि 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। इसीलिए यहां पे बहुत सारा होगा, तो ऐसा कर देते हैं, अंत में ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो आप समझ गए, सारे के सारे पॉसिबल ट्रिपलेट्स को आपको लिख देना है ऑर्डर में, एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। जितने के जितने ट्रिपलेट्स हैं सबको इस तरह से लिखना है। अब उसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, हो सकता है कि ए बी क्रॉस सी ऐसा भी होता है, लेकिन जब आप 2 सेट्स के बीच का समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका भी समझ जाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्रिपलेट होगा, यहाँ भी ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, है कि नहीं है? और यहाँ पे जो पेयर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, माफ करिएगा, जो ट्रिपलेट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का और तीसरा एलिमेंट सी से लेंगे। दैट्स हाउ वी कैन मेक द ट्रिपलेट इन दिस केस। सो इसीलिए मैंने कहा कि जब इसका बेसिक आप जानते हैं तो आप आसानी से हायर ऑर्डर में जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ट्रिपलेट। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में अभी यहाँ पे लिख दूं ताकि आप भी उसको नोट कर लीजिए। चलिए, number of possible ordered triplets if A is a non-empty set and number of elements in A that is
एन ए इज इक्वल टू एन, मान लीजिए एन है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है, एन है, या इसको एन मत मान के आप कुछ और मान लीजिए भाई, एम मान लीजिए, देन द नंबर ऑफ ordered triplets in A cross A cross A is n A cross A cross A, इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, इसी को शॉर्ट चलिए इन इतना इज इक्वल टू एम क्यू, दैट इज इक्वल टू एम क्यू। कोई दिक्कत? ठीक है। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि इफ ए is equal to A B, then how many possible ordered triplets are in A cross A cross A? Clearly number of ordered triplets, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स का क्या मतलब, ए क्रॉस ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट के फॉर्म में ट्रिपलेट्स हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, तो वो मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है ए क्रॉस ए का, तो एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या, एम क्यूब होता है। अब एम मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एक दो है, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आई थिंक आज के क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, सही से कराना है तो इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। आप कल के क्लास में हम लोग रिलेशंस को शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स है वो ख़त्म हो गया है, और इसमें कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली मेरे से पूछिए, क्योंकि आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट नहीं समझेंगे तो यू आर नीदर अंडरस्टैंड रिलेशंस नॉर फंक्शंस। टू अंडरस्टैंड दोज टू टॉपिक्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे उन दोनों टॉपिक्स को, याद रखिएगा। तो कोई भी दिक्कत हो, मैंने अपने तरफ से कोशिश करा है कि कुछ भी दिक्कत नहीं हो, सब कुछ डिटेल में हो सकता है, नहीं तो ये जो क्लास है ना, इसको 10 मिनट में भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं आए, कुछ भी दिक्कत हो यहाँ पे, तो आप मेरे से दोबारा पूछिए। कल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी 1-2 करेंगे, वैसे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स तो इसमें है नहीं, जब तक कि हम लोग पूरा ख़त्म नहीं कर लेंगे रिलेशंस तक। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस तक जब ख़त्म कर लेंगे तो हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स सेलेक्ट करेंगे, जेई वगैरह से, एडवांस से, मेन से, और उनको बनाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग पहले फोकस करते हैं इस चैप्टर को सही से ख़त्म करने में। इसी तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मैं पूछूंगा जब तक मैं चैप्टर को करवाऊंगा, और जब ख़त्म कर लेंगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस को, तो उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बनवाऊंगा, ठीक है, जो कि अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, जेई वगैरह के, ओलंपियाड्स के। तो इस तरह से मैं करवाऊंगा। फॉर नाउ आप इसको अच्छे से कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो मेरे से दोबारा पूछिए। सी यू टुमारो, थैंक यू।